नमस्कार मित्रों, मैं नीरज सक्सेना, फिजिक्स फैकल्टी। लास्ट लेक्चर में हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक का चैप्टर 2 स्थिर विद्युत विभव एवं धारिता चालू कर दिया। पहले जो लेक्चर में हमने स्थितिज ऊर्जा, विभव, इनका बेसिक कंसेप्ट थोड़ा डिटेल में लिया था, है ना। उस बिहाफ पर अब चैप्टर आगे स्मूथली चलेगा, है ना। तो अब मैं चालू करने वाला हूं विद्युत विभव, है ना। तो अब अपन बात यहां से चालू करेंगे। पहला पार्ट चालू कर रहे हैं विद्युत विभव, है ना, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, स्थिर विद्युत विभव। क्लियर। सबसे पहले विद्युत विभव क्यों पढ़ा जा रहा है, उसके पढ़ने के पीछे क्या रीजन है, तो सब एक एक बात की क्लियरिटी देंगे अपन। विद्युत विभव का पहले ले लेते हैं भौतिक महत्व, फिजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। ठीक है, क्या इसका भौतिक महत्व है, क्यों इसे पढ़ा जा रहा है या क्यों इसे पढ़ना आवश्यक है ना। मैं आपको बच्चों बता दूं, अगर आप एकेडमिक में हैं तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से विद्युत विभव इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें से कोई जो क्वेश्चन निकलता हो मैं आपको बता दूंगा, एकेडमिक में है तो। लेकिन आप ये ध्यान रखें, फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो पोटेंशियल है यानी विद्युत विभव है, इसकी जानकारी अत्यधिक आवश्यक है। ऐसा नहीं है कि ये टॉपिक इसी चैप्टर में सिमट के खत्म हो जाएगा, नहीं। इसकी अगर आप पास जानकारी है तो आगे के चैप्टर में भी इसकी जरूरत पड़ेगी। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि इसको एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से न देखें, इसको आप होल फिजिक्स के या इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, है ना। वहां इसकी काफी हमें आवश्यकता पड़ती है और जानकारी की जरूरत पड़ती है ना। इसलिए डीप ले रहे हैं ना, या डेप्थ ले रहे हैं। भौतिक महत्व, ठीक है सर। अब भौतिक महत्व में आपको पहले कुछ उदाहरण देते हैं। कुछ उदाहरण में पहला उदाहरण एग्जाम्पल 1, है ना। पहला उदाहरण है असमान जलपात्र। ये एक जलपात्र सकड़ा है, एक जलपात्र चौड़ा है। इसको ए कह दें, इसको बी कह दें। इन दोनों को हम किसी ट्यूब से कनेक्ट कर दें और बीच में स्टॉपर लगा दें, ठीक है सर। जल की हाइट अगर अपन देखें तो ये हाइट बी में ज्यादा दिखाएंगे और ए में इस जल की ऊंचाई अपन ने कम दिखा दी। इसको H1 कह दें, है ना। तो साहब ये तो क्लियर है कि यहां पर H1 छोटा है H2 से। तो अगर आप असमान जल पात्रों को नलिका से जुड़ा देख रहे हैं तो इसमें अगर क्वांटिटी की बात करें, है ना, क्वांटिटी की बात करें तो क्वांटिटी जल की ए साइड में ज्यादा है और जल की क्वांटिटी बी साइड में कम है। तो जल की मात्रा देखें तो जल की मात्रा ए की तरफ अधिक है, बी की तरफ कम है ना। अब साहब एक बेसिक क्वेश्चन पे आओ। बेसिक क्वेश्चन मेरा ये है कि जब हम स्टॉपर हटा देंगे, ये साहब स्टॉपर को अपन हटाने वाले हैं, दोनों के बीच का अवरोध खोलने वाले हैं, तो जल का प्रवाह किस साइड से किस साइड की ओर होगा, यानी ए से बी की तरफ होगा या बी से ए की तरफ, है ना। तो सब जल के प्रवाह की ये मात्रा या जल के प्रवाह की ये दिशा क्या जल की मात्रा पर निर्भर करती है? इसका जवाब है नहीं, नो। जल के प्रवाह की दिशा पात्रों में जल की मात्रा पर निर्भर नहीं करती। तो फिर क्या होगा सब? क्या ऊंचाई पर निर्भर करती है? यस, ऊंचाई पर निर्भर करती है। क्लियर। आप पूछेंगे ये कैसे, क्यों? तो साहब इसको समझने के लिए
फिजिक्स ने आपको 11th में भौतिक राशि तरल दाब पढ़ाई, एच रो जी। रो घनत्व, जी गुरुत्व, तो दोनों कांस्टेंट है, तो तरल दाब ऊंचाई के समानुपाती होता है, ऊंचाई के प्रोपोर्शनल होता है। तो सब हमने 11 में जब द्रव के बारे में पढ़ा है ना, यानी पृष्ठ तनाव, शांता आदि पोर्शन पढ़े, तो वहां हमें सिखाया गया कि जल के प्रवाह की दिशा जल स्तर की ऊंचाई निर्धारित करती है। क्यों करती है? क्योंकि ऊंचाई अधिक है तो तरल दाब अधिक है, ऊंचाई कम है तो तरल दाब कम है। इसका मतलब जल के प्रवाह की दिशा मात्राओं पर निर्भर नहीं करती है, बल्कि जल के प्रवाह की दिशा को जानने के लिए भौतिक राशि तरल दाब का ज्ञान होना आवश्यक है, जिसके अनुसार तरल का प्रवाह सदैव उच्च जल स्तर से या उच्च द्रव स्तर से निम्न द्रव स्तर की ओर होगा। इससे जब मैं स्टॉपर हटाऊंगा तो स्टॉपर हटाते ही द्रव का प्रवाह B से A की ओर होगा, क्योंकि H2 ऊंचाई, यह द्रव का स्तर अधिक है किससे? H1 से। तो सब पहले एग्जाम्पल से आपको ये ज्ञान मिला कि असमान जल पात्रों को नलिका द्वारा जोड़ दें तो पात्रों के मध्य जल के प्रवाह की दिशा जल की मात्रा पर निर्भर नहीं करती है, बल्कि प्रवाह की इस दिशा को जानने के लिए भौतिक राशि तरल दाब का ज्ञान होना आवश्यक है। ये उदाहरण नंबर 1। भौतिक राशि तरल दाब के अनुसार तरल का प्रवाह सदैव उच्च स्तर से निम्न स्तर की ओर होता है, तो इस बीच से एक ही तरफ होगा। अब सब इसी तर्ज पर एक और एग्जाम्पल देखिए। उष्ण पिंड, ये दो गर्म बॉडी हैं, एक ए है एक बी है। बाय द वे दोनों समान आकार की आपको दिख रही हैं। आकार समान होना मेरे लिए महत्व नहीं रखता, तो आप आकार समान न माने, आकार अलग अलग है, ठीक है। उष्ण पिंड का मतलब गर्म पिंड है। ये पिंड गर्म है, इस पर मान लीजिए ऊष्मा की मात्रा है 200 कैलोरी, इसमें ऊष्मा की मात्रा है 100 कैलोरी। आकार समान नहीं है, यह बात विशेष रूप से अच्छे तरह से ध्यान रखते हुए चलना। मेरा आपसे क्वेश्चन है कि जब इन पिंडों को मैं संपर्क में लाऊंगा तो ऊष्मा का प्रवाह किस पिंड से किस पिंड की ओर होगा? तो सब यहां का जवाब समझिए। उष्ण पिंडों को संपर्क में लाने पर पिंडों के मध्य ऊष्मा के प्रवाह की दिशा पिंडों पर ऊष्मा की मात्रा पर निर्भर नहीं करती है। आप देख रहे हैं ए पर क्वांटिटी ऑफ हीट ज्यादा है, जबकि बी पर क्वांटिटी ऑफ हीट यानी ऊष्मा की मात्रा कम है। तो आप ऐसा सोच सकते हैं या आपको ऐसा लगता होगा कि इनको संपर्क में लाने पर ऊष्मा का प्रवाह ए से बी की ओर होगा, क्योंकि आपकी सोच कहती होगी कि ए पर ऊष्मा की मात्रा ज्यादा है। क्लियर? अब यहां भी आप ध्यान से समझिए। आपको 11 में भौतिक राशि ताप पढ़ाई गई है, टेम्परेचर। अगर आपने इसको बहुत ध्यान से पढ़ा है तो भौतिक राशि ताप वह राशि है जो उष्ण या ऊष्मीय या गर्म पिंडों को संपर्क में लाने पर पिंडों के मध्य ऊष्मा के प्रवाह की दिशा निर्धारित करती है। तो सब ऊष्मा के प्रवाह की दिशा ऊष्मा की मात्रा पर निर्भर नहीं करती, बल्कि भौतिक राशि ताप निर्धारित करता है कि ऊष्मा का प्रवाह किस पिंड से किस पिंड की ओर होगा। भौतिक राशि ताप के अनुसार ऊष्मा का प्रवाह
सदैव उच्च ताप से निम्न ताप की ओर होता है तथा पिंडों के मध्य ऊष्मा का यह प्रवाह तब तक जारी रहेगा जब तक कि पिंडों के ताप समान न हो जाए। ऊष्मा की मात्रा से कोई लेना देना है ही नहीं। मान लीजिए इसका ताप T बराबर 20 केल्विन है और इसका ताप T बराबर 50 केल्विन है, तो डेफिनेटली टेम्परेचर किसका ज्यादा हुआ? पिंड बी का। तो संपर्क में लाने पर ऊष्मा का प्रवाह बी से ए की ओर होगा, यानी ऊष्मा के प्रवाह की दिशा खुद ऊष्मा निर्धारित नहीं करती। जल के प्रवाह की दिशा खुद जल की मात्रा डिसाइड नहीं करती या निर्धारित नहीं करती। जल के प्रवाह की दिशा तरल दाब निर्धारित करता है, ऊष्मा के प्रवाह की दिशा ताप निर्धारित करता है। इन दोनों एग्जाम्पल से हम इतना तो समझ ही गए कि वास्तव में भौतिक राशियों के प्रवाह की दिशा को जानने के लिए भी एक भौतिक राशि और पढ़नी पड़ती है। अब मैं आ जाता हूं विद्युत विभव का भौतिक महत्व। अब सब ठीक इसी प्रकार जो आपके सामने एग्जाम्पल 1 और एग्जाम्पल 2 हुए हैं, ठीक इसी प्रकार अब बात को ध्यान से समझिए। दो आवेशित पिंड, मैं आपको बार बार कह रहा हूं आकार समान नहीं है, ये तो अब मैं बनाता हूं, बन जाते हैं, फ्लो है ना। आप पिंडों के आकार को समान न माने, है ना। बनना एक अलग चीज है, वो एक फ्लो में ऐसा क्रिएशन हो जाता है। अब सब मान लीजिए इस पर आवेश है 40 माइक्रोकूलम, इस पर आवेश है 60 माइक्रोकूलम, मतलब दोनों पिंड आवेशित हैं। ये तो क्लियर हो गया। आकार इनका समान नहीं है। अब जैसे पहले दो उदाहरण थे वही क्वेश्चन मैं यहां पूछूंगा और आपको फिर भौतिक महत्व समझा दूंगा। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर इन दोनों आवेशित पिंडों को एक दूसरे से स्पर्श कराया जाए, अर्थात इनको संपर्क में लाया जाए, तो आवेश का प्रवाह क्या ए से बी होगा या बी से ए होगा? इसका जवाब पहले दोनों उदाहरणों की भांति ही रहेगा। यानी जब आवेशित पिंडों को हम संपर्क में लाते हैं तो पिंडों पर या पिंडों के मध्य आवेश का प्रवाह पिंडों पर आवेश की मात्रा से डिसाइड नहीं होता है। आवेश प्रवाह की दिशा को जानने के लिए जैसे पहले दो उदाहरणों में भौतिक राशियां पढ़नी पड़ी थी, एग्जैक्टली आवेशित पिंडों को संपर्क में लाने पर उनके मध्य आवेश का प्रवाह जानने के लिए आपको पुनः एक भौतिक राशि पढ़नी पड़ेगी और वह भौतिक राशि है विद्युत या स्थिर विद्युत विभव। क्लियर साहब? अब आप सब पूरी बात को सुन लें। इस बात पर लाने के लिए आपको दो उदाहरण मैंने दिए। विद्युत विभव वह भौतिक राशि है जो आवेशित पिंडों को संपर्क में लाने पर उनके मध्य आवेश के प्रवाह की दिशा का निर्धारण करता है। क्लियर सब? तो सब आवेश के प्रवाह की दिशा किससे बताएंगे आज के बाद? विद्युत विभव से। क्या आवेश की मात्रा से बताएंगे? क्या आप कहेंगे कि ये 60 माइक्रोकूलम है, ये 40 माइक्रोकूलम है, तो आवेश बी से ए की तरफ जाएगा? नहीं। आवेश प्रवाह की दिशा पिंडों पर आवेश की मात्रा से निर्धारित नहीं होती है। आवेश प्रवाह की दिशा पढ़ने के लिए, जानने के लिए भौतिक राशि विद्युत विभव का ज्ञान होना आवश्यक है। क्लियर सब? तो साहब विद्युत विभव आवेशित पिंडों के मध्य वह भौतिक राशि है
जो पिंडों को संपर्क में लाने पर उनके मध्य आवेश प्रवाह की दिशा का निर्धारण करती है। आवेश सदैव उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होता है, या यूं कह दें धन आवेश सदैव उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होता है, जबकि ऋण आवेश सदैव निम्न विभव से उच्च विभव की ओर प्रवाहित होता है। हम धन आवेश की बात करें, जैसे मान लीजिए यहां वोल्टेज लिख दिया मैंने 40 वोल्ट, यहां वोल्टेज लिख दिया मैंने 30 वोल्ट, तो धन आवेश का प्रवाह 40 वोल्ट से 30 वोल्ट की ओर होगा। तो धन आवेश सदैव उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होता है, जबकि ऋण आवेश बिल्कुल उल्टा, सदैव निम्न से उच्च विभव की ओर प्रवाहित होता है। तो सब आवेश प्रवाह की दिशा किसने निर्धारित की? विद्युत विभव। आवेश तो इसमें 40 माइक्रोकूलम है, फिर भी आवेश का प्रवाह इससे कम हो रहा है क्योंकि इसमें वोल्टेज ज्यादा है, इसका वोल्टेज कम है। तो सब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिसाइड करता है कि आवेश किस दिशा में प्रवाहित होगा। पिंडों के मध्य आवेश का यह प्रवाह तब तक जारी रहता है जब तक कि विभव समान नहीं हो जावे, अर्थात समान विभव पर आवेश का प्रवाह संभव नहीं है। मान लीजिए ये दो बॉडी है ए और बी, दोनों पर वोल्टेज 50 वोल्ट है। आवेश कुछ भी हो, आवेश आप इस पे 100 माइक्रोकूलम के दो, इस पे 200 माइक्रोकूलम के दो, उससे मुझे कोई लेना देना है ही नहीं, लेकिन दोनों का विभव क्या है? समान है, 50-50 वोल्ट। इन दोनों पिंडों को आप संपर्क में लाएंगे तो इनके मध्य आवेश का प्रवाह संभव नहीं है, क्योंकि दोनों समान विभव पर। आवेश की मात्रा भले ही कुछ भी हो, तो सब पिंडों के मध्य आवेश का यह प्रवाह तब तक जारी रहता है जब तक कि पिंडों पर विभव समान होना हो जाए, अर्थात समान विभव पर आवेश का प्रवाह संभव नहीं है। इसके संदर्भ में आपको मैं कुछ चीजें समझा देता हूं। जैसे मान लीजिए आप खुद भी अगर 200, 500, 800, 1000, लाख वोल्ट पर बैठ जाएं, पर पूरी बॉडी, आपके शरीर का कोई अंग इस विभव से अलग पर नहीं होना चाहिए, पूरी बॉडी समान विभव पर होनी चाहिए। तो आप कितने ही वोल्टेज पर बैठे हों, कितने ही वोल्टेज पर बैठे हों, आपका कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है, क्योंकि विभव समान है। आवेश प्रवाहित नहीं हुआ, और आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं, मतलब धारा उत्पन्न होगी नहीं। धारा उत्पन्न होती है तो ऊष्मा उत्पन्न होती है, ऊष्मा उत्पन्न होती है तो बर्न हो जाता, आदमी जल जाता है। मैं आपसे सीधा सा एक क्वेश्चन करूं, आप आसमान से गिरे और आपने मान लो कोई बिजली चलता हुआ या बिजली का वायर पकड़ लिया, सिंगल वायर, और आप हवा में लटके हुए हैं। ऊंचाई से गिरने के कारण मरे वो अलग बात है, लेकिन आपको बिजली का झटका नहीं लगेगा, बिजली से नहीं मरेंगे आप, क्योंकि आपने दोनों हाथ से एक ही तार पकड़ रखा है। एक ही तार पकड़ रखा है तो आपकी पूरी बॉडी समान विभव पर है ना। विदेशों में, स्पेशली अमेरिका वगैरह में, चालू लाइनें चेंज करते हैं बाय हेलीकॉप्टर या अदर। आप चालू लाइनें चेंज कर सकते हैं क्योंकि आप विभव के अंतर पर नहीं हैं, आप समान विभव पर हैं, है ना। आपने देखा होगा पक्षी हैं आदि इत्यादि तारों पर बैठते हैं, समान विभव है, विभव समान है तो स्वाभाविक आवेश का प्रवाह नहीं होगा, तो धारा की उत्पत्ति नहीं हुई। तो आपने आज तक पक्षी का बिगड़ता हुआ नहीं देखा। बंदर, मोर आदि में या आदि के कारण कई बार नुकसान होता है। शरीर बड़ा है, ये एक साथ दो तारों के संपर्क में आ जाते हैं। मोर भी लंबा है, शरीर बड़ा है, तो ये एक साथ दो तारों के संपर्क में आ जाते हैं, और अगर वो दोनों तार समान विभव पर हैं तो बंदर और मोर का भी कुछ नहीं बिगड़ रहा।
लेकिन अगर उनमें एक तार उच्च विभव पर है, एक तार निम्न विभव पर है, तो फिर विभव के अंतर के कारण आवेश का प्रभाव होगा, मतलब धारा उत्पन्न होगी। तो सब पक्षी हैं। अगर मैंने बंदर और मोर का भी आपको बता दिया समान विभव पर इसके शरीर है, तो इनका भी कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। तो ये एक ऐसा फैक्ट है जिसको आप समझ के रखिएगा कि समान विभव पर डरने वाली आवश्यकता नहीं है, क्योंकि समान विभव पर आवेश का प्रवाह पॉसिबल ही नहीं है, होता ही नहीं है। अगर होता तो फिर इतना बेसिक पढ़ाने का कोई मतलब है ही, है ना। इसीलिए मोर पक्षी वगैरह जो भी मैंने आपको पूरा किस्सा सुनाया, है ना। आप भी अगर समान विभव, आप मान लो 2 तारों पे भी पकड़े हुए हो और दोनों तार समान विभव पे, तो आपका भी कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। लेकिन आप उस परिस्थिति से निकलें तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि क्षण भर के लिए भी विभव का अंतर पैदा नहीं होना चाहिए, है ना। आप कई जगह देख सकते हैं, मान लो ट्रेन के ऊपर, इलेक्ट्रिक ट्रेन के ऊपर वायर है, जो भी आदमी पकड़ लेता है वो तुरंत मर जाता है, क्योंकि उसका पैर ट्रेन पर है और हाथ वो उस वायर में लगा रहा है जिसमें धारा प्रवाहित है, तो विभव का अंतर आ गया। हाँ, अगर वो आदमी उचक कर, मतलब ट्रेन का संपर्क छोड़ दे, उचक कर उन तारों को पकड़ ले और ट्रेन से मुक्त हो जावे, ट्रेन संपर्क में नहीं रहे, तो व्यक्ति समान विभव पर रहेगा। समान विभव पर धारा का प्रवाह या आवेश का प्रवाह संभव नहीं। तो ये सब इतनी जो इस पर अपन ने बात की, उसका रीजन है कि आप इन चीजों को दिमागी रूप से या दिमागी तौर पर अपने अंदर बिठा लीजिए कि समान विभव पर आवेश का प्रवाह संभव नहीं होता है। क्लियर सर, है ना। अब आ जाइए सब, धन आवेशित पिंड के विभव को धन विभव कहते हैं, जबकि ऋण आवेशित पिंड के विभव को ऋण विभव कहा जाता है। यानी एक चेतावनी, विद्युत क्षेत्र में ऐसा कुछ भी नहीं बोला गया था, लेकिन यहां विशेष रूप से बोला जा रहा है कि पिंड अगर धनावेशित है तो विभव को धन विभव कहेंगे, और पिंड अगर ऋण आवेशित है तो विभव को ऋण विभव कहेंगे। इसका मतलब जब विभव के सूत्र बने तो उनमें आवेश को चिन्ह सहित रखना। विद्युत क्षेत्र के सूत्र में आपको मना कर रखा था कि आवेश को चिन्ह सहित रखने की कोई आवश्यकता नहीं, धन हो तो भी क्यों ही लिखना, ऋण हो तो भी विद्युत क्षेत्र में क्यों लिखना। लेकिन विभव में ये बात पहले ही बताई जा रही है कि सब विभव यानी आवेश धनात्मक है तो आवेश को धनात्मक ही लिखना, और आवेश ऋणात्मक है तो उसको ऋणात्मक ही लिखना, विभव के दो प्रकार। अब बात आती है धन विभव व ऋण विभव किसके संदर्भ में, आखिर कैसे निर्धारित होगा कि कौन विभव धनात्मक है और कौन ऋणात्मक। इसको निर्धारित करने के लिए कुछ मानक स्टैंडर्ड तो आपको डिसाइड करने पड़ेंगे। तो सब अब लास्ट पैराग्राफ को ध्यान से समझिए। धन तथा ऋण विभव के लिए निर्देश तंत्र के रूप में या निर्देश स्टैंडर्ड के रूप में अर्थ को चुना गया है। जैसे ऐसे समझ लें, आप किसी भी स्टेशन पर आप जाते हैं तो वहां लिखा रहता है समुद्र तल से इतना ऊंचा, समुद्र तल से इतना ऊंचा। इसका मतलब ऊंचाई का निर्धारण करने के लिए हमने मानक किसको चुन रखा है, समुद्र तल को। तभी तो हर रेलवे स्टेशन पे लिखा होता है कि समुद्र तल से इसकी ऊंचाई इतनी है। तो ठीक उसी प्रकार से विभव का मापन करने के लिए मानक के रूप में हमने किसको चुन रखा, अर्थ को। अब पहले छोटा सा अर्थ का इंट्रोडक्शन। अर्थ जो आपको चैप्टर 1 में भी दिया गया था, विशाल प्राकृतिक चालक है, ये बात आपसे पहले भी कही। इसकी धारिता अनंत होती है, ये बात पहले भी कही जा चुकी। यानी आप इसे कितना ही आवेश दें, इससे कितना ही आवेश लें, इसके विभव में फर्क नहीं आएगा। अर्थ का विभव शून्य माना गया है। आप इसको आवेश देंगे तो इसका विभव बढ़ने वाला नहीं है, इससे आवेश लेंगे तो इसका विभव घटने वाला नहीं है, क्योंकि इसको अनंत धारिता का विशाल प्राकृतिक चालक माना गया है।
क्लियर होगी बात, है ना? यानी अब जैसे मैं छोटा सा क्वेश्चन बोल देता हूं, फिर धन ऋण दो। किसी बिंदु P पर विभव का मान 100 वोल्ट है और P व Q के मध्य विभवांतर का मान 100 वोल्ट है। छोटा सा क्वेश्चन। ये तब है जब मानक पृथ्वी का विभव कितना मान है? 0। अगर मैं आपसे कह दूं कि पृथ्वी का विभव 0 मानने के बजाय मैं 20 वोल्ट मान लूं, है ना? अभी इसको डिलीट कर दूंगा मैंने, क्योंकि ये फिर कंफ्यूजन पैदा करेगा, बस सवाल लिखने तक मैंने उसको दिया। तो सर अगर पृथ्वी के विभव को 20 वोल्ट मान लें तो अब बताइए P पर विभव कितना होगा? तो आपका आंसर होना चाहिए 120। पहले भी उसका अंतर 0 से कितना था? 100 था। अब भी उसका अंतर 20 से कितना है? 100। तो पृथ्वी का विभव अगर आप 20 वोल्ट मान लेते हैं तो किसी बिंदु पर विभव का मान 100 के बजाय अब कितना माना जाएगा? पहले तो 100 था, अब माना जाएगा 120। लेकिन दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे मान लो ये 100 था, ये 200 हो गया। अब आपने पहले जब पृथ्वी का विभव 0 था तो P पर वोल्टेज 100, Q पर 200, तो दोनों का अंतर 200 हो गया। अब साहब आपने 20 मान लिया तो P पर कितना हो गया? 120, और इस पर कितना हो गया? 220। अंतर तो अभी भी 100 ही है। तो साहब अगर पृथ्वी के विभव को 0 के अलावा कुछ और मान लें तो क्या किसी बिंदु पर विभव परिवर्तित हो जाएगा? हाँ। क्या दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर परिवर्तित हो जाएगा? ना। एक का जवाब है हाँ, विभव तो परिवर्तित हो जाएगा। 100 का 120 है और विभवांतर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। कंटिन्यू। पृथ्वी का इंट्रोडक्शन दे दिया मैंने। पृथ्वी के विभव को 0 माना गया। धन विभव की परिभाषा, है ना? धन विभव की परिभाषा में यदि किसी पिंड को पृथ्वी के संपर्क में लाने पर, संपर्क में दिखा दो, लाने पर यदि पिंड से धन आवेश का प्रवाह पृथ्वी की तरफ, ऋण मत बोलो, उलझ जाओगे। ऋण और धन सदैव उल्टे चलते हैं। तो धन आवेश का प्रवाह पिंड से किधर हो रहा है? पृथ्वी की। तो इसका मतलब पिंड पर विभव कौन सा है? पॉजिटिव। भाई जो है वही तो दे रहा है ना? तो आप एक तरफा ही याद रखो। कहने में तो यूं कहते हैं यदि पिंड को पृथ्वी के संपर्क में लाने पर पिंड से पृथ्वी की ओर धन आवेश प्रवाहित हो, वह पृथ्वी से पिंड की ओर ऋण आवेश प्रवाहित हो, तो पिंड के विभव को धन विभव कहते हैं। तो धन और ऋण उल्टे ही चलते हैं। ऋण विभव किसे कहते हैं? यदि किसी पिंड को पृथ्वी के संपर्क में लाने पर यदि धन आवेश का प्रवाह पृथ्वी से पिंड की ओर हो, धन आवेश पृथ्वी को देना पड़ रहा है, तो बॉडी खुद क्या है? फिर बॉडी खुद डेफिनेटली क्या हुई? नेगेटिव, है ना? पूरा बोले तो इससे बोल दें पिंड को पृथ्वी के संपर्क में लाने पर यदि धन आवेश का प्रभाव पृथ्वी से पिंड की ओर व ऋण आवेश का प्रवाह पिंड से पृथ्वी की ओर हो, तो पिंड के विभव को ऋण विभव कहते हैं, है ना? तो सब ये भौतिक महत्व विद्युत विभव का, है ना? इस भौतिक महत्व में आपको बता दिया गया मोटे तौर पर कि विद्युत विभव वह भौतिक राशि है जो आवेशित पिंडों को संपर्क में लाने पर पिंडों के मध्य आवेश प्रवाह की दिशा का निर्धारण करती है। धन आवेश उच्च से निम्न विभव की ओर, जबकि ऋण आवेश निम्न से उच्च विभव की ओर। देखो, निम्न से उच्च विभव की ओर, उच्च से निम्न विभव, है ना, प्रवाहित होता है। और आवेशों का प्रवाह तब तक जारी रहेगा जब तक कि विभव समान है। उसके उदाहरण दे थे। चलो सर, ये भौतिक महत्व खत्म, है ना? अब भौतिक महत्व के बाद हम विभव, विभवांतर, इनकी परिभाषाएं देंगे और इनसे संबंधित बात करेंगे, है ना?
तो सब में पहले कल जो बीता दिन था उसका लेक्चर आपको बता दूं। आवेश Q0 को विद्युत क्षेत्र में A से B स्थानांतरित करने के लिए किया गया कार्य WAB UB माइनस UA माइनस Q0 A से B E डॉट dr, ये अपन ने कल के लेक्चर में आपको बताया हुआ है। इसको तो अपन ने स्थिति ऊर्जा का अंतर कहा था। आवेश Q0 को अगर आप अनंत से B शिफ्ट करते हैं जो r दूरी पर है, तो कार्य अनंत B है ना, ये B पर स्थिति ऊर्जा कहलाता है। Q0 अनंत से B लिख दो या अनंत से R लिख दो, वो अपन ने कल डिसाइड कर लिया था। E डॉट dr हमने ये भी बता दिया था कि हम लिमिट से पहचान जाते हैं, लोअर लिमिट अनंत है तो हम समझ जाते हैं स्थिति ऊर्जा है, और अगर लोअर लिमिट अनंत नहीं है तो हम समझ जाते हैं कि ये स्थिति ऊर्जा नहीं है बल्कि स्थिति ऊर्जा का अंतर है। ठीक है ना।